5 अक्टूबर 2021 पानीपत हरियाणा के घेर अरैया सोसाइटी में रहने वाले विनोद भराड़ा जी अपनी सुखदेव नगर की कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर बैठे होते हैं और तभी अचानक से एक अनबैलेंस और अनकंट्रोल्ड टेम्पो उनकी दुकान की तरफ आता है और उनके साथ उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और उस एक्सीडेंट में विनोद भराड़ा जी को काफी चोट लगती है और उनकी दोनों टांगे भी फ्रैक्चर हो जाती हैं। और आसपास के लोग जब टेम्पो ड्राइवर को पकड़ते हैं तब पता चलता है कि वो ड्राइवर नशे में था और नशे की हालत में उससे गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई और उसका एक्सीडेंट विनोद भराड़ा जी के साथ हो जाता है। और वहां से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद आप भी कहीं ना कहीं अपने मन के अंदर शक जरूर शुरू कर दोगे। ये वही केस है जिसमें मर्डर के 2.5 साल बाद एक व्हाट्सएप मैसेज के आने की वजह से कातिल पकड़े जाते हैं और पूरा केस वापस से शुरू होता है और सब कुछ उल्टा फुल्टा हो जाता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को फिर से एक बार बोलना चाहता हूं कि थैंक यू सो मच। हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके थे, अब हमारा नेक्स्ट गोल 10,000 है। तो अगर आपकी फीड पे ये वीडियो पहली बार आई है तो वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद ही डिसाइड करें कि आपको लाइक करना है, डिसलाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। जिससे कुछ नहीं होगा आपका, बट मुझे मोटिवेशन मिलेगी ऐसे केसेस को आपके सामने लाने के लिए। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। 15 दिसंबर 2021 विनोद भराड़ा जी के एक्सीडेंट को हुए 56 दिन हो चुके होते हैं और वो अपने घर पे आराम कर रहे होते हैं। उनके दोनों टांगे भी अच्छे से रिकवर हो रही होती हैं। तभी दिन के समय पे एक अनजान व्यक्ति उनके घर के अंदर घुस आता है और सीधा विनोद जी के कमरे में जाकर और सीधा अंदर से कुंडी लगा के उनके कमरे में ही रह जाता है। और थोड़ी देर बाद आवाज आती है 2 गोलियां चलने की। और इसी सब में उनकी जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान परेशान हो रहे हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं और गेट खोलने की कोशिश करते हैं पर उनसे गेट नहीं खुलता है। और उनके चीखने चिल्लाने के शोर को सुन के आसपास के जो पड़ोसी होते हैं वो भी उनके घर के अंदर आ जाते हैं और गेट को खोलने की कोशिश करते हैं पर वो गेट नहीं खुलता है। तभी जब और ढूंढने पता चलता है बाहर से जाके जो उस घर के ये खिड़की होती है और खिड़की से कमरे के अंदर जाने पर उनको 2 लोग दिखते हैं, खून से लथपथ विनोद भराड़ा और एक वो अनजान व्यक्ति। और उस समय पे हालांकि जब लोग ऐसे कातिलों को और चोरों को पकड़ते थे तो जनता उनको पीट पीट के मार डालती थी और वैसे ही इसको भी बहुत मारा जाता है पर इस बार इसको बिना जान से मारे पुलिस को सौंप दिया जाता है। और जब पुलिस उस आदमी से पूछती है तो वो बताता है कि उसने विनोद भराड़ा जी के ऊपर 2 गोलियां चलाई थी, एक उनके सिर पे और एक उनकी कमर पे, जिसकी वजह से खून बहने और सिर में गोली लगने की वजह से विनोद भराड़ा जी की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है और उस आदमी को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। पर कोई क्यों ऐसे दिन दहाड़े किसी व्यक्ति को मारना चाहेगा? क्यों उस आदमी ने विनोद भराड़ा जी की ऐसे घर में घुस के उनको 2 गोलियों मार के उनकी हत्या कर दी? और यही नहीं, क्यों उसने सिर्फ 2 गोलियां चलाई? और जबकि वो अंदर आया था तो सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि उसको विनोद भराड़ा जी से पहले उनकी फैमिली मेंबर्स भी दिखे और जब वो लोग उसको पकड़ने आए तब उसने गोली क्यों नहीं चलाई? बट विनोद भराड़ा जी के साथ उसका ऐसा क्या था? तो जब पुलिस इस बारे में और पता लगाती है तो पता चलता है कि 56 दिन पहले विनोद भराड़ा जी का जिस टेम्पो ड्राइवर की वजह से एक्सीडेंट होता है वो और कोई नहीं बल्कि यही इंसान होता है। और जब पुलिस से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया तो वो बताता है कि मैं बहुत बार कोशिश कर चुका था विनोद से बात करने की कि उनको मैं बात करूं और वो अपनी कंप्लेन और अपना केस वापस ले लें जिसकी वजह से वो फ्री हो जाए। पर विनोद उसके कई रिक्वेस्ट करने पे भी, कई बार धमकाने की वजह से भी उसको अपनी कंप्लेन वापस लेके फ्री नहीं करते हैं और जिसकी वजह से वो गुस्से और बदले की वजह से विनोद जी को आके जान से मार देता है। और उस टेम्पो ड्राइवर का नाम होता है देव सोना उर्फ दीपक, जो कि पंजाब के अंदर बठिंडा से रहने वाला होता है और यहाँ पे वो एक काम के चक्कर में रहता था और जिस वजह से उनका एक्सीडेंट विनोद जी के साथ हुआ और उसी के बदले में उन्होंने विनोद की हत्या कर दी। और दीपक को आईपीसी 307 और आईपीसी 302 के चलते पुलिस जेल में बंद कर देती है और उसका ट्रायल चलना शुरू हो जाता है। और ऐसे ही केस को काफी समय निकल जाता है। यहाँ पे एक तरफ विनोद जी की जो फैमिली होती है वो एकदम से अलग हो जाती है, उनका एक हंसता खेलता परिवार जैसे मान लो उनकी सारी खुशियां एकदम से खत्म हो गई हो। और वहीं पे जहां सबको लगता है कि ये केस क्लोज हो चुका है, खूनी पकड़ा जा चुका है, विनोद जी की फैमिली भी कहीं ना कहीं रिकवर कर रही होती है, अपने आप को उस गम से बाहर निकाल रही होती है, तभी 2.5 साल बाद हरियाणा के नए एसपी अजीत सिंह शेखावत जी के पास एक व्हाट्सएप मैसेज आता है और उस व्हाट्सएप मैसेज में लिखा होता है कि मैं जानता हूं विनोद भराड़ा की हत्या किसने करी है और क्यों करी है और वो कोई और नहीं बल्कि उनकी ही फैमिली और उनके ही निजी कोई एक व्यक्ति है।
और जिस मैसेज को विनोद के मर्डर से रिलेटेड मान के एसपी शेखावत बिल्कुल भी उसको हल्के में नहीं लेते हैं और तुरंत उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए CIA 3 की एक टीम फॉर्म करते हैं और उसके बाद इस केस को वापस से खोला जाता है और फिर इसको शुरू से री इन्वेस्टिगेट किया जाता है। और तब जो ऐसी चीजें पता चलती हैं, ऐसे ऐसे पन्ने खुलते हैं जो कि अब आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे कि ऐसा भी हो सकता है, कोई ऐसा भी इतने प्यार तक जा सकता है या फिर कोई उस प्यार के चक्कर में अपने हंसते खेलते परिवार को खत्म कर सकता है। तब जब वो पता करते हैं तो वो जो ड्राइवर दीपक होता है उसके फोन से जो लास्ट कॉन्टेक्टेड पर्सन होता है जिससे और ज्यादा उनसे बात करी होती है वो और कोई नहीं, हरियाणा का ही रहने वाला एक और व्यक्ति जिसका नाम सुमित गुआना होता है। और सुमित गुआना अब CIA 3 की टीम के रडार में आ चुका होता है। तब पता चलता है कि विनोद जी की ही फैमिली में, जैसा कि उस मैसेज में लिखा था, विनोद जी की ही फैमिली मेंबर में और सुमित गुहाना में आपस में बहुत लंबे समय से बहुत ज्यादा क्लोज बातचीत हो रही है। और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि विनोद भराड़ा की वाइफ निधि भराड़ा होती है। और इस बात पे एक समय पे पुलिस को भी विश्वास नहीं होता, पर वो साइलेंटली निधि भराड़ा को भी ट्रैक करते हैं और उनको धीरे धीरे चीजें पता चलती हैं और चीजें खुलना शुरू होती हैं। निधि भराड़ा और सुमित गुहाना विनोद जी के मर्डर के काफी दिन पहले से एक दूसरे को जानते हैं और उनमें आपस में बातें भी होती थी। और ज्यादा पता करने पर यह पता चलता है कि विनोद भराड़ा की वाइफ निधि भराड़ा और सुमित गुहाना के बीच में अफेयर चल रहा होता है। और सुमित गुहाना और कोई नहीं बल्कि निधि भराड़ा का जिम ट्रेनर होता है, जिसके साथ निधि अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को अंजाम दे रही है। पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से ऐसा क्या कर देती हैं कि वो अपने हस्बैंड को जान से मरवा देती हैं। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि जब आसपास वाले लोगों से पता किया गया था तब पता चला कि जो विनोद जी थे मतलब इतने बढ़िया इंसान थे कि वो अपने इंस्टीट्यूट पे गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाते थे, लोगों की हद से आगे बढ़ के मदद करते थे, यहाँ तक कि अपने एम्प्लॉयज को भी काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते थे। अपनी फैमिली के साथ भी उनके अच्छे रिलेशन थे, परिवार वालों के साथ साथ वो रिश्तेदारों के साथ साथ भी उनकी मुसीबतों में सुख दुख में खड़े रहते थे। फाइनेंशियली भी उनको कोई दिक्कत नहीं थी, ना ही वो कोई ऐसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। उनका इंस्टीट्यूट भी काफी अच्छा चलता था और वो अपने इवन एक प्रॉपर फैमिली गाय के टाइप के इंसान थे। और वहीं पे उनकी वाइफ को भी अगर देखा जाए तो वो भी अपने हस्बैंड के साथ कदम से कदम मिला के चलती थी, अपने रिश्तेदारों को, अपने फैमिली को, अपने बिजनेस को, अपने परिवार को और अपने प्यार को एकदम संजो के रखती थी। इवन करवा चौथ पर उनके लिए तैयार होकर उन्होंने एक अच्छी सी फोटो भी डाली थी। पर ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से निधि भराड़ा अपने अफेयर वाले बॉयफ्रेंड सुमित गुहाना के साथ मिलकर अपने ही पति को मरवा दिया। पर अभी तक ये समझ नहीं आता है कि वो जो इंसान जिसने एसपी शेखावत को मैसेज किया होता है व्हाट्सएप पे वो कौन होता है। तो वो और कोई नहीं बल्कि विनोद भराड़ा के भाई प्रमोद भराड़ा होते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में रह रहे होते हैं। और उनको कहीं ना कहीं से ये अपने इंटरनल सोर्सेज से पता चलता रहता है कि जो निधि है उनके चाल चलन कुछ अच्छे नहीं है और उन्होंने ही कहीं ना कहीं अपने पति की हत्या करवाई है। और जब पुलिस और इन्वेस्टिगेट करती है उन दोनों के साथ तो दीपक ड्राइवर और जिम ट्रेनर सुमित अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और वहां से वो फिर निधि की तरफ सीधा जाते हैं। और कुछ पूछताछ के बाद निधि भी एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ, उन तीनों ने ही मिलके विनोद भराड़ा का मर्डर करवाया था। और जब उसके पीछे की वजह खुलती हैं तो पता चलता है कि सिर्फ उनका अफेयर नहीं था बल्कि जो पहला एक्सीडेंट करवाया गया था वो भी निधि भराड़ा के कहने पर ही हुआ था। उस दीपक ड्राइवर ने अपना टेम्पू जानबूझकर विनोद भराड़ा से चलाया, पर लकली वो तब बच जाते हैं। और यही नहीं, वो टेम्पू जो खरीदा गया था वो निधि भराड़ा ने खरीद के दीपक ड्राइवर को दिया था और उसकी EMI भी चुपके चुपके निधि भराड़ा ही पे कर रही थी। और उनकी एक बहुत बुरी आदत थी कि जब वो अपने पति के पीठ पीछे अपने जिम वाले बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती थी तो वो अपने पति को छोड़ के बाकी सबका कॉल लॉग और मैसेजेस डिलीट कर देती, इवन सब कुछ डिलीट कर देती थी। तो जिसको देख के विनोद जी को पहले तो कुछ ऐसा नहीं लगा, पर धीरे धीरे उनको भी उसके बारे में सस्पिशन सा क्रिएट होने लगा। और वो शक एक दिन हकीकत में बदल गया जब विनोद जी फेसबुक मैसेंजर पर सुमित और अपनी वाइफ निधि भराड़ा की कॉन्वर्सेशन को पढ़ते हैं। और वो सिर्फ पढ़ते ही नहीं जबकि वो देखते हैं कि इसमें एक लिमिट से ज्यादा लाइन क्रॉस कर दी गई है। और तब वो उन लोग के बीच में एक हस्बैंड वाइफ की तरह लड़ाई होती है। पर कहीं ना कहीं शायद विनोद भराड़ा निधि को माफ कर देते हैं, उसको एक और चांस देते हैं कि वो अपनी गलती सही कर ले। पर शायद वो एक चांस गलती सही करने की नहीं बल्कि विनोद जी की एक गलती हो जाती है। तो जब इन्वेस्टिगेशन होती है तब पता चलता है कि जो निधि थी और उसके साथ साथ जो सुमित था, सुमित की पूरी नजर होती है विनोद जी की प्रॉपर्टी के ऊपर।
और यहाँ तक निधि बराड़ा उस ड्राइवर को 10 लाख रुपए का वादा करती हैं, उसकी बेल और उसकी फैमिली तक का वादा करती हैं कि उनको वो संभालेंगी। उसकी बेल भी वही करवाती हैं वापस, ताकि वो आए और उनके पति का मर्डर कर दे, जिसकी वजह से उनका रास्ता क्लियर हो जाए और इंश्योरेंस मनी भी उनको मिल जाए। तो उनको प्लान उनका सही वर्क करता है, उनको इंश्योरेंस मनी मिल जाती है और वो वहां से उस घर को चेंज कर देती हैं, ये बोल के कि उस घर में उनको उनके पति की यादें परेशान करने लगती हैं और वहां पे उनका जीना बहुत मुश्किल हो जा रहा होता है। इस वजह से वो वहां से अपना घर भी चेंज कर देती हैं और अपने दोनों बच्चे और अपने ससुर के साथ कहीं और शिफ्ट हो जाती हैं। पर कुछ समय बाद वो उसका इंश्योरेंस मनी भी यूज करना शुरू कर देती हैं और अपने दोनों बच्चों और अपने ससुर को अपने देवर के यहाँ, मतलब विनोद बराड़ा के भाई के यहाँ भेज देती हैं ऑस्ट्रेलिया। और वहां से प्रमोद बराड़ा का सच जो होता है ना, वो भी सच होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अपने पति के ही डेथ के कुछ समय बाद ही वो मनाली जाती हैं और वो और कोई नहीं, अपने जिम ट्रेनर के साथ मनाली जाती हैं। यहाँ तक कि अपने इंश्योरेंस वाले पैसे को तो वो खत्म कर ही रही होती हैं, बल्कि अपने फादर लॉ की सेविंग्स और उनके अकाउंट को भी धीरे धीरे ड्रेन करना शुरू कर देती। अब जब घर बदल लिया, बच्चों को बाहर भेज दिया, तब वो अपने घर पे भी सुमित को बुलाने लगी थी और उसके साथ रहना शुरू कर देती हैं। और यही बात प्रमोद को खटकती है और वो एसपी शेखावत को मैसेज करते हैं और उस मैसेज की वजह से 2.5 साल बाद कातिल पकड़े जाते हैं विनोद बराड़ा के। पर ये ऐसा पहली बार नहीं था, उन्होंने 2.5 साल के अंदर बहुत बार हरियाणा पुलिस, पानीपत पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर किसी न किसी वजहों से उनकी बातों को सीरियस कोई नहीं लेता। पर क्योंकि एसपी शेखावत काफी स्ट्रिक्ट और रियल पर्सनैलिटी थे, तो उनको इस बात पे थोड़ा सा विश्वास होता है और वो बिना इस बात को टाले इस पे एक टीम बनाते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं और फाइनली विनोद बराड़ा जी के जो कातिल होते हैं वो पकड़े जाते हैं। और यही नहीं, उस प्रीवियस टीम पे लैक करने की वजह से, सीरियस ना होने की वजह से उनके ऊपर भी एक जांच कमेटी बैठाते हैं और आज के समय पे विनोद बराड़ा जी के जो कातिल हैं वो जेल के पीछे हैं। और हाँ, अगर आप सीसीटीवी वीडियो को अब अगर वापस से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो दीपक जब उस घर के अंदर घुसा तो उसने इशारों में पहले विनोद जी की वाइफ निधि से बात करी इशारों में, और उन्होंने भी इशारों में कुछ ऐसा बताया जिसको देख के लगता है कि वो ये बता रही हो कि वो देखो अंदर है, उस कमरे में है। और तब जाके दीपक अंदर जाता है, कमरे को बंद करता है और निधि जी ये सारी एक्टिंग करती है, उन्होंने बेहोश होने तक की एक्टिंग करी। तो यहीं पे ये केस खत्म होता है। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि अगर आप किसी के साथ खुश नहीं हो या आप उसके साथ नहीं रहना चाहते हो तो बात करके जहां तक हो सके बिना किसी वायलेंस के आप अपने आप को उनसे डिस्टेंस कर लो। कहना तो नहीं चाहिए, पर अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पे आप उनके साथ नहीं जी सकते हो या फिर खुद अपने आप को या उनको मारने तक उतारू हो जाते हो, तो प्लीज कोर्ट में जाओ, डिवोर्स लो, लीगल तरीके से अलग हो जाओ। और शायद विनोद जी भी अगर तब ये बात मान लेते या ऐसा कुछ उनके मन में आ जाता तो आज वो जिंदा होते, अपनी फैमिली के साथ खुश होते, अपने एटलीस्ट बच्चों के साथ खुश होते, अपने फादर की सेवा कर रहे होते। बट उन्होंने ये बात को नजरअंदाज किया और उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। यही एंड में है कि आप सुरक्षित रहिए, जहां रहिए अच्छे से रहिए, सेफ रहिए। और हाँ, थैंक यू सो मच इस चैनल को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। बट मैं चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा ज़्यादा शेयर करो, अच्छी लगे तो लाइक करो, बुरी लगे डिसलाइक करो, कमेंट करो, ऐसे केसेस बताओ, यहाँ नहीं तो इंस्टा पे आके बताओ, मैं ज़रूर उन पे वीडियोज़ बनाऊंगा। और हाँ, थैंक यू सो मच वंस अगेन, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत।